अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, सिर्फ चंद घंटों में कई ऐसे वाकयात रहनुमा हुए हैं जिनको बज़ाहिर देखा जाए तो इर्रेलिवेंट नजर आते हैं, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जरा क्लोजली देखा जाए और उनको ऑब्जर्व किया जाए तो अंदाजा होता है कि नहीं, उनका आपस में ना सिर्फ एक ताल्लुक है बल्कि उनका जो सीक्वेंस है, उनकी तरतीब है, वो किसी नतीजे की तरफ जा रही है। ये मैंने आज एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है। बज़ाहिर इन वाकयात को कुछ आउटलुक देखी जाए तो फवाद चौधरी की रिहाई हुई है। पीटीआई ने 28 अप्रैल को बाग़ जिना में जलसा करने का ऐलान किया। इसी तरीके से शहरयार अफरीदी ने बड़े गुस्से से गुफ्तगू की है। शेर अफजल मरवत ने भी उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है जो पीटीआई के इंटरनल ताल्लुकात की वजह से है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर जो दिफा है, उन्होंने कुछ बातें की हैं और नजम सेठी ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है और जनाब सैयद तलत हुसैन ने एक ट्वीट भी किया है। अब एक एक करके इनका जायजा लेते हैं और देखते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब को आज रिहा कर दिया गया। रात उनकी रिहाई अमल में आई और आमतौर पर कहा जाता है कि मगरिब के बाद यानी सूरज डूबने के बाद जेल से रिहाई नहीं मिलती और उसको अगले दिन पर टाल दिया जाता है। लेकिन ये रात 2 बजे के करीब फवाद चौधरी को रिहा किया गया और फिर वो रात को सुबह सहरी के वक्त अपने घर पहुंचे। उनकी अहलिया ने इस हवाले से उनकी जो फुटेजेस थी, उन्होंने अपने बच्चों से प्यार किया, अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपनी बेटियों को उठा लिया। उनकी जनाब जो पालतू डॉग है, वो भी डॉगी भी जनाब उनके साथ था और उसको भी जनाब वो देखते पाए गए। तो होता तो ये था कि एक मुकदमे में जमानत होती तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता, और जब बिलफर्ज मुकदमात खत्म हो जाते तो कोई नया मुकदमा डाल दिया जाता था। आखिर अब क्या वजह हुई है कि नए मुकदमात बनना बंद हो गए? ना सिर्फ फवाद चौधरी को रिहाई मिल गई बल्कि लोककोट लखपत जेल से कल 37 लोगों को रिहा किया गया है। और दूसरा, परसों चौथ 1-2-3 रातों में तकरीबन कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे में सिर्फ रावलपिंडी में एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसके अलावा कराची में किसी और शहर में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। अब समझ में आती है कि ये जो रावलपिंडी का मुकदमा है शायद सिर्फ नून लीग की तरफ से दर्ज किया गया। पहले जो कहीं और से अहकामात आते थे वो मिलना बंद हो गए। हाँ, नून लीग की मजबूरी है कि उनके पास हुकूमत है, वो फ्रंट पर है, तो उन्होंने मामलात को देखना है। लेकिन वो जो था कि मज़ाहिमत होती थी और अदालतों के खिलाफ भी मज़ाहिमत होती थी, वो अचानक रुक गई है। क्यों रुक गई है? मुकदमात क्यों बनना बंद हो गए? क्यों नए मुकदमात में रिमांड लेना बंद हो गया? ये एक सवालिया निशान है। इसे छोड़कर अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं कि मुज़ाहिमत खत्म हो गई बल्कि खुल खिलने का मौका दिया गया। इस हवाले से कराची में 28 अप्रैल को, देखिए आज हम 6 अप्रैल पर खड़े हुए हैं, 10 अप्रैल को ईद है। ईद के सिर्फ जनाब 18 दिनों बाद यानी 2-2.5 हफ्तों बाद उन्होंने कराची में बाग़ जिना भरने का ऐलान किया। देखिए बाग़ जिना बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो छोटा नहीं, उसमें तो आम औकात में कोई बड़ी से बड़ी पार्टी भी वहां जलसा करने का नहीं सोच सकती। लेकिन क्या वजह है कि पीटीआई ने ऐलान कर दिया? इस हवाले से वहां जो जिम्मेदारान हैं वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। 22 अप्रैल बरोज इतवार शहर कराची में एक अजीम शान जलसा होगा बाग़ जिना में। पूरा शहर कराची, आप कराची वालों, आपने 10 लाख से ज्यादा वोट दिया, ये खा गए, चोरी कर गए। मैं आपसे कहता हूँ आओ एक दफा गिनवा के जाओ, अपने आप को गिनवा के जाओ। बाग़ जिना में 28 अप्रैल को आओ और इमरान खान को रिहा कराना है। बाग़ जिना में 28 अप्रैल को आना दिया गया है। दूसरी तरफ जनाब शहरयार अफरीदी बड़े नाराज हैं। देखिए हमारे यहाँ पीटीआई में जनाब कुछ चलता तो रहा है लेकिन वो इंडोर गेम्स होती थी, कोई बाहर नहीं आती थी मामलात। लेकिन अब एकदम चीजें बाहर आना शुरू हो गई हैं और शहरयार अफरीदी बाकायदा, कल मुराद सईद के हक में एक एहतजाजी मुजाहिरा था और उसमें शहरयार अफरीदी ना सिर्फ बोले हैं बल्कि खुलकर बोले हैं। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है, हम में अभी तक खामोश हूं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे, ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है।
जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी मां बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। मैंने पार्लियामान के अंदर भी कहा था और आज बिल 4 कह रहा हूं, उस रब्बुल जलाल की कसम, इसने कहा कि मैं खटक नहीं हूंगा। मैं कहता हूं मैं कुहाट और पाकिस्तान का सपूत नहीं हूंगा। जो खान के खिलाफ जाएगा मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। क्या चल रहा है? सियासत करो, हमें सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचना है। इमरान खान और पाकिस्तान नाज़िम व मलज़ूम है, और वो लोग जो पे बैठे हैं पीटीआई के अंदर, आप सुन लो, ये पार्टी हमारी मुकाबला नहीं कर सकती इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। ये रिजेक्टेड लॉट है, इनको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर दिया। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूं, मैं किसी शौकास मुकास से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूं। हमारे भाई आपके घर में आया, मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूं, मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए, वो जो पार्टी की बुनियाद है, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ देखें तो शेर अफजल मरवत साहब हैं, गुज़श्ता रोज उन्होंने एक जो सेमिनार था, वेबिनार था जिसे कहना चाहिए, कि एक वर्चुअल जो जलसा था पीटीआई का, उसमें भी वो आए। उन्होंने एक दो चीजों का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी अलहदा सोशल मीडिया टीम बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे चीफ साहब ने, मतलब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि नहीं, अगर आप जो भी इस वक्त मीडिया टीम बनाओगे तो वो इस वक्त जो ऑलरेडी पीटीआई की ऑफिशियल मीडिया टीम है वो उनकी मुखालफत, उनके मुकाबले में खड़ी हुई मीडिया टीम नजर आएगी, लिहाजा आप ना बनाएं, ये तासुर क्रिएट ना करें। लेकिन वो कहते नहीं, मैंने उस पर अमल किया और मैंने अपनी मीडिया टीम को वहीं खत्म कर दिया। हालांकि वो कहते मैंने 10,000 लोगों को टारगेट किया था कि उनको इनरोल किया जाएगा, वो कहते नहीं कि चंद घंटों में ही जनाब वो 10,000 लोगों का ना सिर्फ हमसे राब्ता हो गया था, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन हमने उसको वहीं खत्म कर दिया क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर मुझे पसंद नहीं किया जा रहा पीटीआई में तो मैं क्विट करने के लिए तैयार हूं, मैं इसको जनाब छोड़ने के लिए तैयार हूं। उसके लिए 2 तरीके हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए, आप नई टीम ले आए। मैंने कहा अगर मेरी वजह से नुकसान हो रहा है पार्टी का और कोई पोलराइजेशन पैदा हो रही है या पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें गर्म हैं तो आप मुझे रिलीव कर दें और उनको मौका दे दें, वो आ जाएं, क़यादत करें, एहतजाज करें। ये मैंने खान साहब को कहा हुआ है और मैं अभी भी आपके तवज्जो से भी कहता हूँ, ये जो काज हैं ये काज बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा दिल गुर्दा इसके लिए दरकार है कि आप देख रहे हैं कि वास्ता किन लोगों से पड़ा है, 2 साल में इन लोगों ने क्या किया आवाम के साथ, और हमें नजर आ रहा है कि ये जो एहतजाज होगा ये कोई हमें आराम से एहतजाज तो करने नहीं देंगे। मोहसिन नकवी साहब ने, ये वही शख्स हैं जिन्होंने अली अमीन को 11 अजला में फिराया और जिन्होंने अली अमीन के पाँव के नाखून उतारे, जिन्होंने अली अमीन के गर्दन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, जिन्होंने अली अमीन को जब भी ये यहाँ से लीग खान से इस्लामाबाद से जब उनको सिंध ले गए 36 घंटे उनके गर्दन और पाँव में हथकड़ियाँ डाली। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब अली अमीन खान के घर गए तो फिर ये रिवाज बनता है और हैं हमारे रिवायात हैं कि मेहमान को हम चाहे कोई भी हो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि अली अमीन की तरफ कोई उंगली जाएगी। ये रिवायत के तहत उन्होंने जो किया मैं इसकी सताइश करता हूँ। पीटीआई की एपिक्स कमेटी बनी है, सियासी कमेटी बनी है जनाब, और उस सियासी कमेटी के जो सरबराह हैं उमर अयूब साहब हैं, उनमें शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। तो ये जनाब सियासी कमेटी मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात करके कोर कमेटी के सामने जनाब सारी सूरत हाल जाएगी। अब तो मुज़ाकरात किससे किए जा रहे हैं मुज़ाकरात? बात तो ये है, वैसे तो कहा जा रहा था कि एक जनाब ग्रैंड लाइंस बनाया जा रहा है, इस हवाले से 12 जनाब अप्रैल को बाकायदा पिशीन में एक मीटिंग है और 13 अप्रैल को पिशीन में एक जलसा भी बाकायदा है। लेकिन ये मुज़ाकरात किससे किए जाएंगे, सवाल ये पैदा होता है, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ?
کیا سیاسی رہنماؤں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ اس کا جواب جو ہے وہ آپ بیرسٹر سیف صاحب نے گزشتہ روز ہی دیا تھا. اس نے کہا تھا جی کہ ہاں ہم گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس, وہاں ہماری ملاقاتیں بھی, سوال و جواب بھی ہوئے, اور ہم نے جناب ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی شو کیا ہے. تو کیا معاملات بگڑ گئے, بن گئے, جو بگڑے ہوئے تھے وہ اچانک بن گئے, یا کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے ہو کیا رہا ہے؟ اچھا, ساتھ ہی اب پاکستان کو یہاں چھوڑیں اور ہم تھوڑا سا چلتے ہیں ہمسایہ ملک بھارت کی طرف. دی گارڈین میں جناب ایک پہلی سٹوری آئی, گزشتہ روز ہی آئی, اور اس میں کہا گیا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں بھارت نے پاکستان میں 20 افراد کو قتل کروایا, اور ان میں کچھ جو کشمیری رہنما تھے اور کچھ جو تھے سکھوں کے رہنما تھے جو اپنے خالصتان کے حوالے سے موو کر رہے تھے. اس کو نہ صرف انہوں نے اس کو اون کیا, بلکہ پھر اس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کینیڈا میں جو ایک قتل ہوا ہے سکھ رہنما, اس کے بعد پریشر ہوگا, یہ پراکسی وار تو چلتی رہتی ہیں, باقی کسی دوسرے ملک میں جا کر آپریشن کروایا جا سکتا ہے, کرایا جاتا بھی ہے, لیکن اس کو اون کبھی نہیں کیا جاتا. لیکن پہلی مرتبہ ہے کہ بھارت نے اس کو نہ صرف اون کر لیا ہے بلکہ کہا ہے کہ ہم آئندہ بھی گھس کر ماریں گے. اس حوالے سے راجناتھ سنگھ کیا کہتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. نہیں, 20 ٹیررسٹ کو جو ہے ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے. 20 ٹیررسٹ کو مارا ہے. ہاں جی, مطلب ٹیررسٹ کہہ لیجئے, لوگوں کہہ لیجئے, پر وہاں ان کی دھرتی میں مارا ہے. کوئی بھی ٹیررسٹ ہمارے پڑوسی دیش سے بھارت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا جی, یہاں پر آتنکوادی حرکتیں کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. یدی وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے. تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں, جو پردھان منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت نہیں رہا جو کہ بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہے گا, گھر میں گھس کر مارے گا. بالکل پردھان منتری جی نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے, اور یہ طاقت ہے بھارت کی کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں ہم نے مارا ہے اور ہم آئندہ بھی آ کر ماریں گے, اور آپ کی فوج جو ہے وہ انٹرنل لڑائیوں میں پھرتی رہے, وہ ایک سیاسی جماعت کو دباتی رہے, اس کو جناب نظر بندیوں پر, ان کی ضمانتیں کینسل کرانے پر, ان پر جھوٹے مقدمات بنانے میں مصروف رہے. آخر کب تک چلے گا اس سوال؟ اور دوسری بات, جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے, ان میں پوٹینشل ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ بالکل ہی فارغ ہوں, تو آپ کب تک ایسا چلیں گے؟ یہ ذرا نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس ریلیف میں ان کا کردار یہ جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے, یہ کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی ایڈوائس نہیں دے سکتی جس میں کوئی جان ہو. یہ تو بالکل جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی یہ وہی کریں گے. یہ ساری کی ساری انیشیٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. شہباز صاحب کے پاس کوئی انیشیٹو نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس تھوڑا سا زیادہ انیشیٹو ہے بیکاز وہ بہتر طریقے سے پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, اور ابھی تک پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ نہیں لگا. نون لیگ تو اڑ گئی ہے نا. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی نظر آ رہی ہے. جب سارا ملک تھا پرو اسٹیبلشمنٹ تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, جب سارا ملک اینٹی اسٹیبلشمٹ ہو گیا تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. آپ سوچیے تو صحیح انہوں نے کیا کیا. تو اب خان صاحب جو ہیں his game is much better, اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, بیکاز جو اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ تھی الیکشن کے بارے میں وہ غلط نکلی. ان کا خیال تھا کہ خان صاحب پاپولر ہیں مگر ہم نے 3-4 ایسے قدم اٹھائے ہیں جس کے ساتھ ان کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا. اور پھر اس وقت کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولنگ ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نون لیگ بڑھ رہی ہے, سرویز جو تھے وہ پیچھے سے آ رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جو دوڑ بھاگ شروع ہو گئی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے, تو اس سے بھی یہی اشارہ ہوا کہ شاید اس ہوا جو ہے پی ٹی آئی کی اتنی نہیں ہے جتنی یہ بن رہی ہے. وہ ساری وجہ سے ایک اسیسمنٹ ہوئی کہ جی الیکشن کرا دو, کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے, عمران خان ول ناٹ سویپ. وہ پھر عمران خان کی عوام نے دکھا دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم نے تو آگے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا, اور انہوں نے آگے جب ووٹ ڈالا تو یہاں سے اڑ گئے سارے. اس ساری صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو 2 مہینوں سے بیمار تھی اور ان کا میڈیکل نہیں کرایا جا رہا تھا, اچانک پیمز کے 4 ڈاکٹر آتے ہیں, ان کا معائنہ کرتے ہیں. یہاں تک بات نہیں بلکہ ان کے جو اپنے معالج ہیں ڈاکٹر فیصل وہ بھی آتے ہیں, ان کو بھی بلایا جاتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں اینڈوسکوپی جو کرنی ہے اس میں بھی آپ ساتھ ہوں گے. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ معاملات طے پا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا طے پا چکے ہیں. سید طلعت حسین
इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीब और इस्टेब्लिशमेंट के भी इंतहाई करीब तरीन सहाफी कहलाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि अगर फौज ने पीटीआई से मामला तय करने का आगाज कर लिया है और अगर पीटीआई ने फौज के साथ बैठना शुरू कर दिया है तो इस नेक काम को खुलकर करें, सही तरीके और सलीके से करें। ये छुपन छूत खेल कर बिलवास्ता और बाद अज़ वाक़या वजाहतें देना दुरुस्त नहीं। आप मुज़ाकरात करें और मज़ाकरात ख़त्म कर दें। बता रही हैं, कराइन बता रही हैं, ये सारे वाक़यात बता रहे हैं कि पीटीआई किसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं इमरान खान नहीं कह रहा, पीटीआई कह रहा हूं, बार बार लफ्ज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहा हूं, और उसकी जो इस वक्त सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। उनके अगर इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा नहीं गए तो कम से कम इब्तदाई बातचीत हो चुकी है और मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नून लीग में सरासीनगी फैल रही है। और वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 महीने बाद में, उन्होंने कहा नहीं, ये तो शायद 2-3 महीने भी नहीं, मामला शायद उसी तरफ जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बाद में इस पर बात करेंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।